हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और ये हमारा दक्षिण भारत इतिहास का अब तीसरा लेक्चर होगा। तो 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें संगम काल के बारे में मैंने एक बताया था और जितने भी प्रमुख लिटरेचर वगैरह हुई थी संगम काल में उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब ये जो होगा और उसके बाद मैंने बताया था आपको जो चोल चेर पांड्य 3 संगमकालीन जो राजवंश थे उसके बारे में मैं बता चुका था। तो अब हम देखेंगे संगम काल के बाद के मतलब संगम काल में आपको 3 वो वंश पढ़ने होते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा वो जो हमारा चार्ट है वो दिखा देता हूँ तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो ये है चार्ट वो आप जिससे समझ सकते हैं। तो मैंने पहले बताया था उस टाइम जो चार्ट में कि ये उत्तर भारत के इतिहास में हमें ये राजवंश देखना पड़ता है जो पूरा पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महापाषाण काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, उसके बाद मगध पे बहुत सारे वंश चलते हैं, मौर्य वंश उसमें मेन रहता है वो भी हमें देखना होता है, ब्राह्मण साम्राज्य जो मौर्योत्तर के बाद में रहता है, ब्राह्मण साम्राज्य जिसमें आप देखते हैं शुंग, कन्नौज, सातवाहन, चेदी। तो ये इतने रहते हैं उत्तर भारत में। और इसी में मैंने आपको बताया था कि विदेशी भी कुछ शासन यहाँ पे आके एस्टेब्लिश करते हैं। तो पहले ईरानी आक्रमण होता है, फिर यूनानी आक्रमण होता है, जबकि घनानंद का शासन काल चलते रहता है, नंद वंश का। और उसके बाद रहता है कि मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कि जब मौर्यों का पतन हो जाता है तो फिर विदेशी शासक कुछ आते हैं, उसमें हिंदी, यूनानी सब, पहलव, कुषाण ये सब हो चुके हैं। और संगम काल के तहत मैंने ये आपको दक्षिण भारत के इतिहास में आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास में जो महापाषाण काल मैंने पहले पढ़ाया था उसके बाद संगम काल में हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं जो 100 से मान लीजिए 300 ईस्वी तक लगभग चलता है। तो इसमें चेर राज्य के बारे में, चोल के बारे में, पांड्य के बारे में हमने देख लिया है। अब दक्षिण भारत के इतिहास में हम देखेंगे कि जब ये मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य चल रहा था तब की ये घटना है, दक्षिण भारत में ये काल चल रहा था। लेकिन अब हम देखेंगे जबकि गुप्त साम्राज्य यहाँ पे चलता है तो ये हमें संगम काल के तहत तीनों वंश पढ़ने होते हैं दक्षिण भारत में। लेकिन अब हम देखेंगे जब गुप्त साम्राज्य यहाँ पे चल रहा होगा तो यहाँ पे वंश आते हैं। तो मेनली लगभग समझ लीजिए कि 500 ईस्वी से आपको देखना पड़ता है 1200 ईस्वी तक का दक्षिण भारत का इतिहास दूसरे फेज में। तो दूसरे फेज में यही हम देखेंगे, इसमें आएंगे पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, फिर से चोल आएंगे जो दोबारा। और ये हमारा मेडिएवल हिस्ट्री का पार्ट होगा जिसमें हम देखेंगे कि मैसूर, मराठा, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी ये सब हम देखेंगे मेडिएवल। और ये फिर दिल्ली सल्तनत विदेशी ही आके एस्टेब्लिश करते हैं तो ये भी हम देखेंगे मेडिएवल में। और अरबों का आक्रमण भी हम लगभग ये एंशिएंट में भी देखा जाता है और मेडिएवल में भी देखा जाता है। तो अरबों का आक्रमण मैंने आपको मेडिएवल में पढ़ा रहा हूँ तो वो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो ये हमें देखना है यहाँ पे। तो अब मैं मैप के तहत आपको बताता हूँ। तो दक्षिण भारत का जो इतिहास है तो हमें इसमें देखना है 500 से लेके 1200 ईस्वी तक। तो पहली वीडियो में हमने संगम काल में 3 वंश को देख चुके हैं, लेकिन अब हम देखेंगे इसमें 500 से लेके 1200 ईस्वी तक की घटना है। इसमें ये मेनली वंश जो चलेंगे तो इसमें कल्याणी चालुक्य के रहेंगे, वेंगी के चालुक्य रहेंगे, वातापी के चालुक्य रहेंगे, इसमें पल्लव आप देखेंगे, राष्ट्रकूट देखेंगे और इसमें चोल भी आप देखेंगे। तो ये इतने प्रमुख राजवंश रहेंगे। ये हमें देखना है दक्षिण भारत के इतिहास के दूसरे फेज में जो कि संगम काल के बाद में आता है, जब गुप्ता पीरियड के पैरेलल में लगभग। और ये 1200 ईस्वी तक राजपूत काल जब तक चलते हैं तब तक ये चलते रहेगा यहाँ पे दक्षिण भारत में। तो ये सब वंश हमें दक्षिण भारत में पढ़ना है। तो ये इतने होते हैं और इनका जो मैप है तो आप मैप देख सकते हैं कि वेंगी के चालुक्य यहाँ पे हैं। तो अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे शासक रहते हैं, आप वहाँ पे भी देखेंगे। उत्तर भारत के इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया, सातवाहन रहते हैं, कन्नौज रहते हैं, उसी में आप विदेशियों को भी देखेंगे, उसमें शक रहते हैं, कुषाण रहते हैं, हिंदी, यूनानी रहते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे भी शासक रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी छोटे छोटे आप देखेंगे कि इलाकों पे ये लोग अपना राज्य करते हैं। तो यही इलाकों पे हमें देखना है कि कौन कौन राजा थे और कौन कौन सा वंश चल रहा था। यही मेनली हमें दक्षिण भारत के इतिहास में आपको 500 से 12 ईस्वी तक देखना है। तो पहले संगम काल में 3 वंश चोल, चेर, पांड्य हो चुके हैं। अब ये संगम काल के बाद के इतिहास हमें इसमें देखना है। तो आप यहाँ पे मैप में थोड़ा सा समझ लीजिए कि किसका शासन कहाँ पे था। तो पहले तो आप देख रहे हैं कि ये कल्याणी के चालुक्य हैं और ये वेंगी के चालुक्य हैं। और ये मत समझिए एक ही टाइम में ये चल रहा है, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड भी इनका है। और ये वातापी के चालुक्य हैं और यहाँ पे राष्ट्रकूट शासक रहते हैं और यहाँ पे पल्लव रहते हैं और यहाँ पे चोल रहते हैं। तो यही मैप है। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक को देखते हैं, एक एक वंश को फिर हमें इसमें जो मैंने बताया है ये वंश के बारे में पढ़ा दूंगा। तो मतलब ये दक्षिण भारत का इतिहास हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये है, देखिए दक्षिण भारत का इतिहास जो है इसमें राजवंश 500 से लेके 1200 ईस्वी तक पढ़ना है हमें। तो ये आप देख सकते हैं सीक्वेंस क्या होगा हमारा। तो पहले हम पल्लव को देखेंगे तो ये सबसे पहले रहते हैं, उसके बाद वातापी के चालुक्य रहते हैं, उसके बाद वेंगी के चालुक्य रहते हैं, फिर इसमें हमें वेंगी के चालुक्य भी देखने होते हैं। और फिर होता क्या है कि जो ये वेंगी के चालुक्य रहते हैं तो ये कल्याणी के जो चालुक्य रहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कल्याणी के चालुक्य, ये राष्ट्रकूटों का फिर यहाँ पे
पतन करके और कल्याणी के चालुक्य की स्थापना करते हैं वहाँ पे। और फिर हम चोलों के बारे में भी देखेंगे। तो एक बार तो आप चोल को देख चुके हैं, लेकिन ये फिर 9वीं शताब्दी में चोलों का उदय होता है, तो इसको भी हम देखेंगे और ये हमारा सीक्वेंस होगा स्टडी के। ऐसे ऐसे वंशों को हम देख लेंगे और मैप में देखते चलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं पल्लवों के बारे में। पल्लव वंश, तो संस्थापक इसका सिंह विष्णु रहता है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु रहता है। तो आप यहीं पे देखेंगे कि जो पल्लव वंश है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस एरिया में सातवाहनों का शासक था। तो इनका जब पतन होने लगता है फिर तब देखते हैं कि पल्लव वंश का यहाँ पे स्थापना लगभग होता है। और इनका जो पल्लव वंश का सिंह विष्णु रहता है, तो ये 570 से लेके आप मान लीजिए कि 600 ईस्वी तक राज करता है। और इसकी राजधानी जो रहती है ये कांची रहती है। कांचीपुरम आज आप देखते हैं जो कि आधुनिक कांचीपुरम है, उसको पहले कांची बोला जाता था। तो यहाँ पे इनकी राजधानी थी और सिंह विष्णु इसके संस्थापक। और इसके राजा जो लोग थे तो ये वैष्णव के अनुयायी थे। वैष्णव के अनुयायी थे ये लोग। और भार विष्णु जो है जिन्होंने किराता जूनियम लिखा है, इन्हीं के दरबार में रहते थे। और इनकी जो राजकीय भाषा थी तो ये तमिल तेलुगु आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में ये ज्यादातर चलती थी। और संस्कृत भी थी इनकी भाषा पर चलन में वहाँ पे। और सिंह विष्णु जो है इनको अग्नि सिंह के भी नाम से जाना जाता था, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद होते हैं महेंद्र वर्मन। और ये इनका जो शासनकाल रहता है आप देखेंगे कि 600 से लेकर 630 ईस्वी तक रहता है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, ये लोग कुछ प्रमुख यहाँ के राजा थे। तो अब हम देख लेते हैं महेंद्र वर्मन के बारे में, जो कि मतलब प्रसिद्ध राजा थे यहाँ के। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। और मत विलास प्रसन्न जो है इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी महेंद्र वर्मन द्वारा, क्योंकि ये कवि वगैरह भी थे, मतलब अच्छा खासा इनको लिटरेचर में रुचि वगैरह थी। तो इन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। और महेंद्र वर्मन ने एक नगर भी बसाया था महेंद्र वर्मन नाम से, और एक झील का भी निर्माण वहाँ पे कराया था। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो कि ये एग्जाम पे नहीं आएंगे, लेकिन मत विलास प्रहसन की रचना जो है ये काफी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आपको आगे भी मिलेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकते हैं वही मैं आपको नोट्स में डालता हूँ, हर एक चीजें नहीं डालता, क्योंकि बल्कि नोट्स हो जाएंगे फिर आपको रिविजन करने में दिक्कत होगी और क्वेश्चन आएंगे नहीं ये सब। और महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय जो है इनके बीच एक युद्ध हुआ था, लेकिन अब जीत किसकी हुई थी ये पता नहीं चल पाया है। और महेंद्र वर्मन के कुछ जो क्षेत्र रहते हैं वो पुलकेशिन द्वितीय जो रहता है वो कब्जा कर लेता है इनके क्षेत्र। और फिर वही जो पुलकेशिन द्वितीय रहता है ये अपने जो छोटे मतलब जो इलाके को जीता रहता है उसी को अपने भाई को सौंपता है, विष्णुवर्धन को अपने छोटे भाई को सौंप देता है। तो विष्णुवर्धन फिर यहाँ पे बेंगी चालुक्य की स्थापना करते हैं। तो यही महेंद्र वर्मन से जो इलाका है थोड़ा सा जीत के ये यहाँ पे स्वतंत्र राजवंश की स्थापना करता है। और ये आप देखिए यहाँ पे पहले तो ये शुरू में जैन धर्म के अनुयायी था, लेकिन तमिल संत जो रहता है अपर के प्रभाव में आके ये शैव धर्म को स्वीकार कर लेता है, मतलब शैव धर्म का अनुयायी हो जाता है महेंद्र वर्मन। तो अब हम देखते हैं अगले राजा के बारे में, नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। तो इनका जो टाइम पीरियड है तो ये 630 ईस्वी से लेके 668 ईस्वी तक करीब ये शासन करते हैं। और ये जो रहते हैं वो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। और जो चीनी यात्री रहता है वेनसंग, वो इनके शासन काल में यहाँ पे आया रहता है और इनको मतलब हीरे के जैसा चमकता हुआ राजा बताया है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये जो नरसिंह वर्मन रहता है ये वातापी जो चालुक्य की राजधानी रहती है, चालुक्य की राजधानी वातापी रहती है, उसको जीतकर वातापी कोट की उपाधि धारण करते हैं। तो ये पुलकेशिन द्वितीय रहता है उस टाइम चालुक्य का शासक, उसको हराते हैं और उसको जीत लेते हैं। जीत के फिर अपने इलाके में मिला लेते हैं। और इसमें जो पुलकेशिन द्वितीय रहता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है इस युद्ध में। और अभी इस वातापी को वादामी के नाम से पुकारा जाता है। और वातापी पे अधिकार कर लेते हैं तो वातापी कोट की उपाधि ये धारण करते हैं नरसिंहदेव प्रथम। और महाबलीपुरम की एकाश मंदिर रहती है जिसको रथ मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण यही कराते हैं। और इसमें संख्या 7 है। इसमें सबसे छोटी जो संख्या है मंदिर की तो इसको द्रौपदी रथ बोलते हैं। तो ये रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ही कराते हैं। रथ मंदिर का निर्माण एकाश्वर मंदिर भी बोलते हैं, तो इसको रथ मंदिर भी बोला जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इसकी संख्या 7 है। इसमें सबसे छोटा जो है वो द्रौपदी रथ है मंदिर में। और हेनसांग ने दक्षिण की यात्रा इन्हीं के शासनकाल में की थी। जो वेनसांग रहता है इनकी काल में ही दक्षिण की यात्रा करता है, ये हेनसांग बोलते हैं इसको। और इसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय आते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे बनता नहीं। फिर आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, तो इनके बारे में हमें कुछ पॉइंट जाननी जरूरी है। तो इनका जो काल रहता है तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का तो ये लगभग आप देखेंगे कि 695 से लेके 722 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है पल्लव पे। और इन्होंने ही जो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर रहता है उसका निर्माण ये कराते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। और आज इसको आप राजसिद्धेश्वर
मंदिर के नाम से पुकारा जाता है इसको, और यहीं से द्रविड़ जो स्थापत्य कला है इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ये तमिलनाडु में है आपका कांचीपुरम। और इसमें जो है आप देखेंगे कि जो ये मंदिर है तो इसमें राजा रानी की तस्वीर वगैरह भी है, तो ये आप समझ सकते हैं इस कांचीपुरम के कैलाश मंदिर में। और नंदीवर्मन के ही राज दरबार में आप देखेंगे कि 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी इन्हीं के दरबार में रहते थे ये। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, वैकुंठ के पेरुमाल मंदिर भी का निर्माण ये कराते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। और प्रसिद्ध जो वैष्णव संत रहते हैं तिरुमई अलवार, ये इन्हीं के समकालीन थे। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध तिरुमई अलवार रहते हैं, तो ये इन्हीं के समकालीन थे, मतलब कि इनका और इनका जो टाइम पीरियड है ये तो पैरेलल में है। और यहीं पे मतलब प्रमुख रहते हैं और इसके बाद इनका पतन वगैरह हो जाता है। तो पल्लव वंश का जो अंतिम शासन देखेंगे, धीरे धीरे ये लोग कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर होते हैं तो फिर इनका पतन हो जाता है। और अंतिम जो शासक रहते हैं ये अपराजित वर्मन रहता है। और इसका जो शासनकाल आप देखेंगे 879 से लेके 897 तक इसका शासन कर रहे थे। और ये पल्लव वंश का अंतिम राजा है। और इसी को आप देखेंगे कि पराजित करता है अपराजित वर्मन का चोल राजा रहता है आदित्य प्रथम, वो इनको पराजित कर देता है। इन वंश का अंत कर दिया था पल्लव वंश का। और यहीं से आप देखेंगे कि चोल राजाओं का उत्पत्ति होता है और चोल राजा फिर अपना शासनकाल चलाते हैं यहाँ से। तो ये हम देखेंगे चोलों के बारे में जब कैसे शुरुआत होती है उनकी, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारे यहाँ पे पल्लव वंश खत्म होता है। तो महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में और नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में प्रमुख जो राजवंश थे और प्रमुख जो इनसे पॉइंट वगैरह है ये सब मैंने आपको बता दिया। तो अब हम देखेंगे वातापी के चालुक्य वंश के बारे में। तो पहले हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान में रह सके कि आखिर में शासनकाल था कहाँ, क्योंकि मैप देखना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत सारे टीचर बिना मैप के पढ़ाते हैं तो उसमें उतना मजा नहीं आता और आप लोगों को कंफ्यूजन बना रहता है। तो मैप से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाला इलाका अब हम देखेंगे वातापी के चालुक्य के बारे में। और ये पल्लव का शासनकाल था ये हमने देख लिया है। तो अब वातापी के चालुक्य का हम देख रहे हैं यहाँ वाले शासक का, और इस पे कौन कौन से वंश हैं और जो संस्थापक वगैरह और राजा वगैरह जो प्रमुख रहते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो ये वातापी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आज बादामी के नाम से जाना जाता है। और ये कर्नाटक में पड़ेगा आपका ये इलाका अभी। और इसका जो आप स्थापना देखेंगे तो ये संस्थापक जयसिंह रहता है, मतलब वातापी के चालुक्य की, और इनकी राजधानी वातापी ही रहती है। और इसमें सबसे प्रतापी आप राजा जिसको देखेंगे तो ये पुलकेशिन द्वितीय रहता है। तो इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये संस्थापक तो ये करते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो राजा आप देख रहे हैं तो ये पुलकेशिन द्वितीय रहता है। और इनका राजकीय चिन्ह बड़ा था, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चालुक्य वंश में बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो गुजरात में भी आप देखेंगे कि चालुक्य वंश का शासनकाल चलता है। यहाँ पे वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, ये सब बहुत सारे चालुक्य वंश का शासनकाल चलते रहते हैं। तो वो आपको मैप से पता चलेगा। और जब हिस्ट्री कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप लोग पढ़िएगा एक एक टाइम पीरियड के अनुसार, तो उसमें जल्दी से आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये सब चीजें। और वातापी और बादामी अगर कहीं लिखे पे मिले तो आप लोग कंफ्यूजन आएगा, एक ही बात हुआ है उसका। तो इनकी शुरुआत लगभग आप मानिएगा कि 500 ईस्वी से शुरुआत मानी जाती है वातापी के जो चालुक्य रहते हैं। और जयसिंह के बाद आप देखेंगे कि रणराज सिंह भी शासन करते हैं, तो वो उतने प्रसिद्ध नहीं रहते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम देख लेते हैं। ये प्रसिद्ध राजा रहता है यहाँ का पुलकेशिन द्वितीय। तो अब ये समझ लीजिए जो पुलकेशिन द्वितीय में पढ़ा रहा, तो पुलकेशिन प्रथम भी पहले होगा। तो पुलकेशिन प्रथम भी रहता है लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं रहता है। और इसका जो पुलकेशिन प्रथम रहता है तो 543 से उसका 566 के लगभग आसपास में, तो टाइमलाइन उतना एग्जैक्ट नहीं होता है हिस्ट्री का। तो लगभग इतना के काल में उसका शासनकाल था। लेकिन जो प्रसिद्ध रहता है ये पुलकेशिन द्वितीय रहता है। और पुलकेशिन द्वितीय जो रहता है ये कीर्तिवर्मन का पुत्र रहता है। और इसका शासनकाल आप देखेंगे कि 610 से लेकर करीब 642 तक चलता है इसका शासनकाल। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय रहता है तो ये दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण किए रहता है। तो ये भी लोग आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। और जो पुलकेशिन द्वितीय रहता है ये महाकूट स्तंभ लेख है एक, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय रहता है इसके लेख से पता चलता है, महाकूट स्तंभ लेख से, कि बहुस्वर्ण एवं अग्निस्कोटम जो यज्ञ रहता है ये पुलकेशिन द्वितीय कराया रहता है। ये हमें महाकूट स्तंभ लेख से पता चलता है। और जो जितेंद्र का मेघोती मंदिर रहता है ये भी पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया रहता है। और जो पुलकेशिन द्वितीय रहता है तो ये हर्षवर्धन को हरा के परमेश्वर की उपाधि धारण किया रहता है। और यह दक्षिणेश्वर की भी उपाधि ये धारण किया रहता है जो पुलकेशिन द्वितीय रहता है। तो हर्षवर्धन को ये हराया रहता है। तो हर्षवर्धन जो मैंने आपको पुष्यभूति वंश के बारे में बताया था, तो इन्हीं के जो वातापी के चालुक्य वंश के ये पुलकेशिन द्वितीय रहते हैं, इनसे लड़ाई हुई रहती है हर्षवर्धन की, और हर्षवर्धन को ये हराए रहते हैं। तो मैंने जब पुष्यभूति वंश बताया था आपको, तो उसमें मैंने आपको ये चीजें बताई थी।
अब इनका जो ये है तो कुछ लोग मानते हैं जो कि ये नहीं हारे थे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि हारे थे। तो बहुत सारे लेख में आप देखेंगे कि यहाँ पे पता चलता है कि हर्षवर्धन नहीं हारा था, क्योंकि जो पुलकेशिन द्वितीय रहते हैं तो इनका जो उत्तर भारत है उसमें एक भी अभिलेख वगैरह नहीं मिले रहते हैं, तो इस वजह से माना जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को नहीं हारा है। और ये वैनसोंग जो लेख रहता है उससे हमें पता चलता है, चीनी यात्री के वैनसोंग लेख से हमें पता चलता है कि युद्ध हुआ रहता है और इनकी हार होती है हर्षवर्धन। तो इसका जो हार जीत का है तो एहोल अभिलेख से हमें पता चलता है, लेकिन युद्ध के बारे में जो चीनी यात्री वैनसोंग रहता है वो अपने लेखों में इसकी चर्चा की है, लेकिन हार जीत का पता नहीं चलता है। वो एक एहोल अभिलेख है, उसमें बस पता चलता है हमें कि इनकी हार हुई थी हर्षवर्धन की, तो उसमें लिखा गया है कि हर्षवर्धन की हार हो गई थी। तो अब हम जान लेते हैं जो ये पुलकेशिन द्वितीय रहते हैं तो ये अपने बगल वाले इलाके को युद्ध में हरा के जो वहाँ का शासक रहता है वहाँ पे अपने भाई को विष्णुवर्धन को नियुक्त कर देते हैं, और विष्णुवर्धन यही फिर स्वतंत्र जो देखेंगे कि वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। तो इन्हीं का भाई रहता है और ये जीत के उसको दे देते हैं कि यहाँ पे तुम शासन करो, लेकिन फिर यहाँ पे तो मैप में आप देख लीजिए वेंगी का चालुक्य कहाँ है तो आपको पता चलेगा। तो ये वातापी का चालुक्य है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसके पुलकेशिन द्वितीय रहते हैं शासक। तो ये क्या करते हैं, ये इस इलाके को जीतते हैं और जीत लेते हैं तो फिर यहाँ पे अपने भाई विष्णुवर्धन को शासक यहाँ पे बना देते हैं। लेकिन फिर ये विष्णुवर्धन जो है ये एक स्वतंत्र राज्य बना देता है इसको, और स्वतंत्र बना देता है राज्य, तो इसी का नाम वेंगी के चालुक्य रख दिया जाता है। तो ये इन्हीं के भाई जो पुलकेशिन द्वितीय के भाई रहते हैं विष्णुवर्धन, यही स्थापना करता है वेंगी के चालुक्य की। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। और जो मैंने ऊपर पढ़ाया था नरसिंह प्रथम के बारे में, 642 ईस्वी में ये आक्रमण करता है और राजधानी बादामी पर अधिकार कर लेता है। तो इन्हीं के पुलकेशिन द्वितीय जो मैंने पढ़ाया आपको, वातापी के चालुक्य की राजधानी रहती है बादामी, जिसे वातापी भी बोला जाता है। तो इन्हीं को पुलकेशिन द्वितीय को ये मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था, ये पल्लव वंश का शासक था यहाँ पे नरसिंह प्रथम, और यही यहाँ पे वातापी पे जो अधिकार कर लेता है। तो इसका युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से ही हुआ रहता है और ये राजधानी पे अधिकार कर लेता है चालुक्य के। पल्लव वंश का शासक वो रहता है नरसिंह प्रथम, और इसी युद्ध में जो होता है कि ये पुलकेशिन जो द्वितीय रहते हैं इनकी मृत्यु भी हो जाती है इसी युद्ध में। और इसी के समय काल में आप देखें कि वेंगी के जो चालुक्य है इनकी स्थापना होती है, भाई को जीत कर दिया रहता है। तो मैंने ये ऊपर बता भी दिया आपको कि ये जो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जीत के इनको देता है और ये यहाँ पे शासन स्थापित कर देता है इसका भाई। तो अब हम देख लेते हैं विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में। तो विक्रमादित्य प्रथम भी आए होंगे जब द्वितीय आए हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब इनके बारे में हम देख लेते हैं। ये भी प्रसिद्ध शासक रहते हैं वातापी के चालुक्य वंश के। करीब इनका 734 से 745 के बीच में शासन काल था। तो अब इसके पहले भी बहुत सारे राजा हैं, तो उतना जानना आप लोगों को लिए जरूरी नहीं है, तो बहुत बल्कि हो जाएगा और इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं यहाँ। और दक्कन में अरबों का आक्रमण जो होता है इनके समय में हुआ है, और इसका मुकाबला इनका भतीजा जो पुलकेशी रहता है सफल रोक देता है, मतलब अरबों के आक्रमण को, और उपाधि धारण करता है यहाँ पे अवनीज नासरे उपाधि धारण करता है इनका भतीजा पुलकेशी जो रहता है। तो ये पुलकेशी इनका भतीजा रहता है और अरबों का आक्रमण जब दक्कन की तरफ होता है तो इसको ये मुकाबला करता है और असफल भी कर देता है अरबों के आक्रमण का। इस वजह से ये उपाधि एक धारण करता है, अवनीज नासरे की उपाधि धारण करता है इनका भतीजा रहता है। और विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी जो रहती है ये लोक महादेवी इनका नाम रहता है, और ये पट्टल दक्कल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराती हैं। इनकी जो प्रथम पत्नी रहती है तो ये विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराती हैं, और जो इनकी दूसरी पत्नी रहती है विक्रमादित्य की त्रिलोक के देवी, और ये त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराती हैं। तो इनकी दो पत्नी रहती हैं और दो ये मंदिर का निर्माण कराती हैं। और फिर अंतिम जो राजा रहते हैं तो कृतिवर्मन द्वितीय रहते हैं। तो प्रथम भी रहते हैं, उसके बाद द्वितीय रहते हैं। तो कृतिवर्मन द्वितीय को इन्हीं के सामंत जो रहते हैं दंती दुर्ग ने परास्त कर देते हैं और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं 753 ईस्वी में। तो जो ये दंती दुर्ग रहते हैं तो ये प्रमुख जो मतलब पूरा साम्राज्य पे इनकी स्थापना मतलब कब्जे में नहीं किए रहते हैं। जो दंती दुर्ग रहते हैं वातापी के चालुक्य के पूरा इलाकों पे नहीं किए रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि राष्ट्रकूट राजा जो कृष्ण प्रथम रहता है वो पूरी तरह से इनको अपने अंडर में ले लेता है वातापी के चालुक्य की, और यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर देता है पूरी तरह से, मतलब ले लेता है। तो दंती दुर्ग या फिर अगर कृष्ण प्रथम भी आए तो आप क्वेश्चन में लगा सकते हैं, मतलब कि राष्ट्रकूट वंश के बारे में चालुक्य की पूरी तरह से परास्त करके यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर देते हैं बोलो। तो मतलब आप जब क्वेश्चन आए तो दंती दुर्ग का ही लगाइएगा कि कृतिवर्मन लास्ट जो शासक रहते हैं वातापी के चालुक्य के, उनके ये सामंत रहते हैं और इनको परास्त कर देते हैं और फिर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना यहाँ पे कर देते हैं।
तो ये हमने ये भी देख लिया वातापी के चालुक्य वंश के बारे में। तो अब हम लोग देख लेते हैं वेंगी के चालुक्य वंश के बारे में। वेंगी के चालुक्य वंश और इसकी जो स्थापना है, तो आप देख सकते हैं स्थापना इसकी है वेंगी के चालुक्य, तो विष्णुवर्धन ने किया था इसकी स्थापना। और इनकी जो राजधानी थी, अब वेंगी आंध्र प्रदेश में ही देखेंगे कि इनकी राजधानी थी। और सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय रहता है और राजकीय भाषा तेलुगु वगैरह इनकी थी। तो ये सब चीजें तो ऊपर मैं बता ही चुका हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वातापी के चालुक्य वंश के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो पुलकेशिन द्वितीय रहता है, ये पूर्वी क्षेत्रों को जीत लेता है वहां पे और विष्णुवर्धन को दे देता है इस क्षेत्र पे राज करने के लिए। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है वातापी के चालुक्य के बारे में। जो पुलकेशिन द्वितीय रहता है, इन इलाकों को जीत के अपने भाई को दे देता है विष्णुवर्धन को। और जो ये विष्णुवर्धन है, तो इनका भाई, ये अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है वातापी के चालुक्य से। और यही होता है जब स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है विष्णुवर्धन, तो इसी को हम वेंगी का चालुक्य बोलते हैं। तो बस इसमें ज्यादा कुछ देखना हमें नहीं है। तो अब मेनली हम इसमें देखेंगे राष्ट्रकूट के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो मेनली हमारा ये है इंपॉर्टेंट, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश जो रहता है वो इंपॉर्टेंट है हमारा। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो किए रहते हैं, तो ये किए रहते हैं दंतीदुर्ग 752 ईस्वी में। चालुक्य के अधीन रहते हैं, पहले ये सामंत रहते हैं चालुक्य का। तो जो मैंने ऊपर आपको बताया भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतिम राजा देख रहे हैं आप, कीर्तिवर्मन को हरा के यहाँ पे इनके जो सामंत रहते हैं, ये राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं दंतीदुर्ग। तो ये मैंने आपको बताया है कि है। तो यहाँ पे आप मैप में भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये मतलब इनकी स्थापना हटा के और यहाँ पे आप देख रहे हैं राष्ट्रकूट वंश की। तो ये मैप से आप मत समझिए कि ये इलाका यहाँ पे है, इनका इलाका यहाँ पे, उससे नहीं है। मतलब कि इनको हरा के मेन राजपाट यहाँ से चलता था, तो लेकिन सब इलाका इन्हीं में आता था। तो ये था यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर राष्ट्रकूट वंश का। तो दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं, इनके सामंत रहते हैं चालुक्य के। और इनकी जो राजधानी थी, तो मान्यकेर या फिर मान्यखेट आप मान सकते हैं, ये राजधानी इनकी थी। और इन भाषा जो के लिए, तो ये कन्नड़ और संस्कृत थी। तो यही आप देखेंगे कि हर एक में कॉमन दिख रहा है आप। और ये लोग जो थे, तो ये लगभग आप मान लीजिए कि सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सबको ये लोग मानते। तो उसके बाद एक जो राजा रहता है, ये ध्रुव आता है। ध्रुव जो राजा रहता है, ये सबसे पहला जो राजा रहता है, ये पहला कन्नौज के जो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है उस पर अधिकार करने में ये भी भाग लेता है। तो वत्सराज और धर्मपाल भी भाग लेते हैं इसमें। तो ध्रुव रहता है और ये लोग भाग लेते हैं इसमें। तो ये अब जो भारत का इलाका देखेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भारत का मान लीजिए इलाका है। तो ये भारत के इलाके में यहाँ पे कन्नौज रहता है, जहाँ पे हर्षवर्धन जो रहता है, ये अपना पुष्यभूति वंश का ये अपनी राजधानी बनाया रहता है कन्नौज को। तो कन्नौज बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहता है और इसको लेके त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। यहाँ से आप देखेंगे कि जो राष्ट्रकूट है, ये इस पर अधिकार करना चाहते हैं। और ये आप यहाँ पे से देखेंगे कि गुजरात से प्रतिहार शासक थे और यहाँ पे, और इधर से आप देखेंगे कि जो पाल वंश का शासक था इधर से। तो ये तीनों मिलके यहाँ पे लड़ रहे थे। तो पाल शासक थे और ये जैसे धर्मपाल, और यहाँ पे वत्सराज थे, यहाँ पे प्रतिहार शासक, और राष्ट्रकूट आप देख रहे हैं ये ध्रुव। तो ये लोग मिलके यहाँ पे कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष करते हैं और बहुत ज्यादा दिन तक ये युद्ध होते रहता है। मतलब संघर्ष होते रहता है, हमेशा युद्ध नहीं होता रहता है। युद्ध मतलब संघर्ष इन लोगों में हमेशा बने रहता है। और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। तो ध्रुव का ही नाम आप धारावर्ष भी सुनेंगे कहीं कहीं, तो इसका ये भी नाम पुकारा जाता है। और इसके बाद जो होते हैं, ये मान लीजिए कि कृष्ण प्रथम होते हैं। मतलब इम्पोर्टेंट शासक को मैं बताता हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट शासक रहते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। और जो थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। मतलब कि जो राष्ट्रकूट है, तो इसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी भी तो कहीं से मिल रही होगी। ऐसे ही इतिहास थोड़ी हम पढ़ रहे हैं। इतिहास के लिए कोई प्रमाण वगैरह होता है, तो बुक वगैरह चाहे अभिलेख होता है, तो इन सब से हमें इतिहास के बारे में पता चलती है। तो यही हम अभिलेख देख लेते हैं कि कौन कौन से अभिलेख चाहे बुक से पता चलती है इनके बारे में। तो पहला है हमारा एलोरा अभिलेख। एलोरा अभिलेख ये दंतीदुर्ग का है। इससे भी हमें राष्ट्रकूट वंश के बारे में पता चलती है। और मेनली इसमें आप देखेंगे कि इसमें कैसे स्थापना होती है राष्ट्रकूट वंश के बारे में, ये सब चीजें इसमें लिखी गई। और फिर सामंतगढ़ लेख से भी हमें पता चलती है राष्ट्रकूटों के बारे में। और इससे हमें प्रारंभिक जो भी जानकारी मिलती है इनके शासन प्रशासन की, शासनकाल की, ये सब चीजें हमें सामंतगढ़ के लेख से ही पता चलती है। और फिर होता है बड़ौदा अभिलेख। और ये जो अभिलेख है, तो ये कृष्ण प्रथम का है बड़ौदा अभिलेख। इससे भी हमें एलोरा के जो कैलाश मंदिर है, तो इन सब के बारे में हमें पता चलता है कैसी थी उस टाइम। और नौसारी अभिलेख, तो नौसारी अभिलेख में इनके कुल के बारे में बताया गया है। जो राष्ट्रकूट शासक हैं, तो इनके कुल के बारे में नौसारी अभिलेख में मिलता है कि कौन से कुल के हैं ये। और ये साहित्य है, जो बुक समझ सकते हैं, तो ये अमोघ वृत्ति एक साहित्य है। इससे भी हमें पता चलता है इनके बारे में।
और कवि राजमार्ग भी एक साहित्य है, इससे भी हमें पता चलती है राष्ट्रकूटों के बारे में। तो ये कुछ मतलब बुक हैं और कुछ अभिलेख हैं। तो अभिलेख वगैरह के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, तो इनसे हमें पता चलती है इन लोगों के शासन के बारे में कि इनका इतिहास कैसे कैसे था, कौन कौन से शासक थे। तो ये सब चीज़ें पता चलती हैं हमें। और इनका जो शासक है लगभग आप देखेंगे कि 758 ईस्वी से लेकर 773 ईस्वी तक इनका शासन माना जाता है, मतलब कि राष्ट्रकूट वंश पे कृष्ण प्रथम का लगभग में। अब ये कन्फर्म मत समझिएगा हर एक चीज़ें, इतिहास में डेट वगैरह को लेके ज़्यादा तक कंफर्मेशन नहीं है कि ये डेट में ही किसी का शासन था या फिर नहीं था। और एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही कराया है, कैलाश मंदिर का। तो ये भी लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो एलोरा की गुफाएं आप जानते भी हैं कि ये महाराष्ट्र में है और इसमें 34 गुफाएं हैं। ये सब चीज़ें बहुत बार पहले भी आई हैं और यहाँ पे भी मैं आपको बता ही दिया। और जो कृष्ण प्रथम रहते हैं तो इन्होंने चांदी के सिक्के चढ़वाए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बतापी के जो चालुक्य रहते हैं जिसके ये सामंत रहते हैं, तो ये कृतिवर्मन के राज्य को पूरी तरह से समाप्त करके, मतलब कि पहले तो आप देखेंगे कि दंती दुर्ग रहता है कि चालुक्य को, वहाँ पे वातापी के चालुक्य रहते हैं, उनके टाइम में दंती दुर्ग रहता है, वो सामंत रहता है और यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कृष्ण प्रथम है ये पूरी तरह से कृतिवर्मन के राज्य को समाप्त कर देते हैं। तो जो थोड़ा बहुत बचा रहता है उसको भी पूरी तरह से समाप्त करके यहाँ पे पूरी तरह से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना अच्छे से कर देते हैं ये। और राजा धीराज की परमेश्वर की उपाधि ये धारण किए रहते हैं जो कृष्ण प्रथम रहता है। तो अब हम देख लेते हैं गोविंद द्वितीय के बारे में। और इनका संभवतः देखेंगे कि शासनकाल जो है ये 773 से लेकर 780 ईस्वी तक चलता है और ये कृष्णदेव प्रथम के पुत्र थे। और अगले जो शासक आते हैं ये गोविंद तृतीय आते हैं। तो ये जो गोविंद तृतीय द्वितीय के बाद तृतीय, तो इसके पहले भी शासक आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि ध्रुव रहते हैं। तो ये सब मतलब इम्पोर्टेंट शासक नहीं है, तो उनको बताने का फिर टाइम है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 780 तक है इनका काल और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 793 से चल रहा है। तो इसके बीच में भी शासक आते हैं, लेकिन वो सब जानना जरूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उनको जानना जरूरी है। तो इनका शासनकाल 793 से 814 तक चलता है। तो ये जो थे गोविंद तृतीय, तो ये पल्लव, पांड्य, केरल, गंग शासकों के संघ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो इनके लिए ये तो मतलब ये संघ बना के युद्ध वगैरह इनसे कर रहे थे। तो इनको ये पूरी तरह से पल्लव, पांड्य, केरल ये सबको मिला के इनसे युद्ध हुआ था और इनको ये पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और इन्होंने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर कन्नौज, इसमें इनकी जीत होती है और धर्मपाल नागभट्ट द्वितीय पराजित होते हैं। तो अब शासक भी चेंज हो, क्योंकि ये जो कन्नौज पे अधिकार का युद्ध है तो ये लगभग देखेंगे कि करीब 100 साल तक लगभग चलता है। मतलब अब संघर्ष चलते रहता है, ऐसा नहीं हमेशा युद्ध कंटिन्यू चलते रहता है, बीच बीच में कभी कभी होते रहता है। तो शासक भी चेंज होते रहते हैं। तो जो अब आप ध्रुव वाला देखेंगे तो इसमें किसी की पता नहीं चलती है कि इस संघर्ष में किसकी जीत होती है, लेकिन इसमें जो है तो इसमें पूरी तरह से पता चलता है कि गोविंद तृतीय कन्नौज के जो त्रिपक्षीय संघर्ष होते हैं तो इसमें धर्मपाल और नागभट्ट को पराजित कर देते हैं। तो इसके बाद अब हम देखते हैं अगले जो शासक आते हैं, तो ये अमोघ वर्ष प्रथम आते हैं और ये करीब 814 से लेकर 878 तक शासन करते हैं। तो देख रहे हैं इनका टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा है लगभग। और इनका जो है कि कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग प्रश्नोत्तर मालिका ग्रंथ की रचना की गई थी अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा। और इनके जो दरबार है तो इनके दरबार में आप देखेंगे कि आदि पुराण के रचयिता जिनसेन रहते थे और अमोघ वृत्ति की रचयिता जो है वो सात्यायना रहते थे और गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य रहते थे। ये मैंने आपको लिख दिया। तो आदि पुराण के रचयिता जिनसेन और अमोघ वृत्ति के रचयिता सात्यायन रहते थे और गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य रहते थे। तो ये आप समझ सकते हैं। और ये जैन धर्म के अनुयायी और इनके गुरु का नाम जिनसेन था। इन्हीं के प्रभाव में आके ये जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। अमोघ वर्ष जो रहता है ये जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर देता है। तो अब हम इम्पोर्टेंट जो राजा हैं कृष्ण द्वितीय, इनके बारे में देख लेते हैं। इनका शासनकाल आप देख रहे हैं 878 से लगभग 914 तक चलता है। और ये जो रहते हैं ये चालुक्य वंश से संघर्ष करते रहते हैं हमेशा, कृष्ण द्वितीय जो रहते हैं। तो चालुक्य मैंने आपको बताया है और मैप में भी दिखाया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो मैप आपको देखते रहना, तभी जाके हिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम देखते हैं इंद्र तृतीय आते हैं और इनका जो शासनकाल है आप देखेंगे कि 914 से लेके 927 तक चलता है लगभग। और इनके शासनकाल में जो प्रसिद्ध अरब यात्री रहता है अल मसूदी, ये भारत की यात्रा करता है और इनको अपने मतलब की बुक जो इसने लिखा है अल मसूदी, उसमें इनको सबसे अच्छा राजा बताया है भारत का। और इनके बाद देखेंगे कि अमोघ वर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय, कोई शक्तिशाली राजा नहीं रहता। और अंतिम जो महान शासक थे वो कृष्ण तृतीय थे और इसी के दरबार में जो
कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिसने की शांति पुराण की रचना की थी। और इन्होंने चोल वंशीय राजा परांतक वन जो रहता है उसको पराजित भी ये करते हैं। और जो रामेश्वरम है उसमें एक स्तंभ भी विजय स्तंभ बनवाते हैं। तो ये एक महान शासक रहते हैं कृष्ण तृतीय। चोल शासक जो परांतक प्रथम रहता है इसी को हराते हैं और इसके उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ बनवाते हैं रामेश्वरम में। और कर्क द्वितीय जो रहते हैं वो अगले शासक रहते हैं और इनका शासनकाल आप देखेंगे कि 972 से 975 ईस्वी तक चलता है। और जो तैलभ द्वितीय रहता है वो इनको पराजित कर देता है और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। तो देख रहे हैं कि एक चालुक्य वातापी के चालुक्य पे राष्ट्रकूटों की नींव रखी जाती है और फिर कल्याणी के चालुक्य द्वारा इनकी पूरी तरह से समाप्ति कर दी जाती है, क्योंकि इस टाइम जो राष्ट्रकूट वंश है ये पूरी तरह से कमजोर हो गया था। बहुत ही अयोग्य शासक ये कर्क द्वितीय था। इस वजह से फिर तैलभ द्वितीय द्वारा पराजित करके इनको और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना यहाँ पे की जाती है। और राष्ट्रकूट जो अंतिम शासक है वो इंद्र चतुर्थ को माना जाता है। तो जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक है उसे इंद्र चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद पूरी तरह से ये साम्राज्य समाप्त हो गया। और आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो कर्क द्वितीय को अंतिम शासक मानते हैं। तो इंद्र चतुर्थ भी माना जाता है और कर्क द्वितीय को भी, लेकिन कर्क द्वितीय आप ज्यादातर इतिहासकारों का देखेंगे कि कर्क द्वितीय को राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। तो एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में है। इनमें गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के काल में ही हुआ है। और एक अजंता की भी गुफा है। तो अजंता की गुफा आप देखेंगे तो एलोरा से कुछ ही दूर पे है, तो वो भी महाराष्ट्र में ही है। और इसमें भी आप देखेंगे गुफाएं 29 शैलकृत गुफाएं हैं। अजंता की गुफा का मैं बता रहा। तो ये आप देखेंगे जो एलोरा का गुफा है तो ये राष्ट्रकूट वंश का जो कृष्ण प्रथम रहता है तो इसके द्वारा माना जाता है कि ये बनवाया गया था। और इस गुफा में आप देखेंगे कि जो एलोरा की गुफा है तो ये तीनों धर्म से संबंधित है, मतलब कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म। तो इस गुफा में मतलब 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 आप बौद्धों के लिए देखेंगे और 13 से 29 तक आप हिंदुओं के लिए देखेंगे और 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं तो ये जैनों के लिए इसमें है। और गुफा 15 में विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में इनको दिखाया गया है जो विष्णु है। और जो एलिफेंटा की गुफा है तो ये भी आप देखेंगे कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन इसमें जैनों का साक्ष्य नहीं मिलता। और इसमें जो है कि शिव की त्रिमूर्ति दिखाई गई है। और 1987 में ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा एलिफेंटा की गुफा को। और राष्ट्रकूट जो थे वो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्य संप्रदाय और जैनों के भी उपासक थे। ये तो हर एक धर्म को यहाँ पे लेके ये लोग चलते थे। और अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम धर्म के प्रचार की स्वीकृति दे रखे थे राष्ट्रकूटों ने। तो ये हमारा राष्ट्रकूट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब हम इसी वीडियो में चालुक्य वंश देख लेंगे कल्याणी के, और इसके बाद दूसरे वीडियो में हम चोलों के बारे में देखेंगे और जो चोल के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद प्रशासन वगैरह के बारे में इनके देखेंगे, अर्थव्यवस्था वगैरह के बारे में और जो भी चीजें समाज वगैरह। तो ये सब चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम कल्याणी के चालुक्य वंश को देख ले। तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रकूट जो वंश रहता है उनके जगह पे ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया देख रहे हैं आपने कि कर्क द्वितीय को हरा के ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कल्याणी के चालुक्य की स्थापना करते हैं तैलभ द्वितीय। तो यही अब हम देखेंगे कि फिर तैलभ द्वितीय राष्ट्रकूट वंश के यहाँ पे पतन कर देते हैं और ये अपनी वंश की स्थापना करते हैं चालुक्य वंश कल्याणी के। तो आप लोग थोड़ा सा मैप भी देख लीजिए। तो ये आप देख रहे हैं कल्याणी के चालुक्य। तो मैंने बताया था कि वातापी के चालुक्य को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। और यही आप देख रहे हैं कल्याणी के चालुक्य रहते हैं, इनके राष्ट्रकूटों की यहाँ पे पूरी तरह से समाप्ति कर देते हैं। और संस्थापक तैलभ तृतीय रहते हैं और राजधानी मानेकशॉट इनकी रहती है। तो ये मतलब मान लीजिए कि जो राष्ट्रकूट शासक थे तो इनके ये सामंत थे। तो सामंत ही आप देख रहे हैं कि बार बार किसी भी वंश को परास्त करके फिर वहां पे जब राजा अयोग्य हो जाता है तो उस पे अपनी वंश की शुरुआत कर देता है। तो यहाँ पे ये आप तैलभ द्वितीय भी देखेंगे और कहीं कहीं तैलभ तृतीय भी देखेंगे, लेकिन तैलभ द्वितीय मानिएगा क्योंकि वहां पे आप देख रहे हैं कि तैलभ द्वितीय ही पराजित करके इसकी स्थापना करते हैं। और इसके जो प्रमुख शासक रहते हैं तो ये देखेंगे कि तैलभ प्रथम रहते हैं, द्वितीय रहते हैं, विक्रमादित्य रहते हैं, जयसिंह रहते हैं, सामेश्वर रहते हैं, सोमेश्वर द्वितीय रहते हैं, विक्रमादित्य चतुर्थ सिक्स रहते हैं, सोमेश्वर तृतीय रहते हैं और तैलभ तृतीय रहते हैं। तो इतने प्रमुख शासक यहाँ पे रहते हैं इस वंश चालुक्य कल्याणी के चालुक्य के। तो एक शासक रहते हैं, आप देख रहे हैं कि सामेश्वर रहते हैं प्रथम, और ये करते हैं कि मानेकशॉट यहाँ पे जो आप राजधानी देख रहे हैं यहाँ से हटा के ये कल्याणी में राजधानी बना देते हैं इसकी। इसी वजह से आप देखेंगे कल्याणी के चालुक्य वंश भी बोला जाता है इसको। और फिर जो सबसे प्रतापी इसके राजा आप देखेंगे तो विक्रमादित्य सिक्स रहते हैं और ये सबसे प्रतापी राजा रहते हैं। और लगभग इनका शासनकाल आप देखेंगे तो 1076 से लेके 1126 तक इनका शासनकाल रहता है जो कि विक्रमादित्य सिक्स रहते हैं।
इसी के दरबार में आप देखेंगे कि बिल्हन रहते थे एवं विज्ञानेश्वर रहते थे। इसी के दरबार में ये लोग रहते थे। तो ये लेखक थे और विज्ञानेश्वर जो रहते हैं वो मिताक्षरा ग्रंथ की रचना किए रहते हैं और ये हिंदू विधि ग्रंथ है और यज्ञ बलवक जो स्मृति है उसकी व्याख्या की ये रचना है। और बिल्हन ने विक्रमादित्य चरित्र जो कि विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डालता है, इसकी रचना भी यही की है, बिल्हन द्वारा की गई है इसकी रचना। तो ये कुछ कल्याणी के चालुक्य के बारे में आपने जान लिया। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगले लेक्चर में हम दक्षिण भारत के इतिहास को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम राजपूतों के काल को देखेंगे। तो राजपूतों के काल को देख के फिर थोड़ा बहुत सीमावर्ती राज्य है उसके बारे में देख के, 1-2 शासक है, ज्यादा है नहीं, उसके बाद ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होगा। तो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये दक्षिण भारत के इतिहास का तीसरा वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएंगे और ये पूरा जो दक्षिण भारत का इतिहास है कंप्लीट हो जाएगा। तो कृपया आप लोग इसको सीक्वेंस से देखते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।